इंडिया में हर साल हजारों लाखों बच्चे गायब हो जाते हैं। उनके साथ क्या होता होगा, क्या तुमने कभी सोचा है? क्या उनकी स्टोरी की कोई हैप्पी एंडिंग होती होगी? क्या इस बात का जवाब हम नहीं दे सकते, लेकिन ये एक ऐसे ही लड़की की कहानी है जिसे 12 साल पहले किडनैप किया गया था। इस लड़की को 12 साल पहले किडनैप किया गया था, मतलब बिल्कुल जब वो बचपन में था, और उसके बाद वो 12 साल तक एक ही बेसमेंट में बंद रहता है। वहां पर उसे खाना भी कुत्तों की तरह मिलता है। वो अपने 12 साल वहां पर एक जानवर की तरह बिताता है। अब 12 साल बाद कोई उसे रेस्क्यू करता है। अब सवाल ये है, क्या वो अपनी जिंदगी नॉर्मली जी पाएगा? क्या तुम कभी भी ऐसे इंसिडेंट के बाद अपनी जिंदगी को नॉर्मली जी पाते? क्या इसकी स्टोरी की कोई हैप्पी एंडिंग होगी, या फिर ये स्टोरी एक बहुत ही डार्क टर्न ले लेगी? वेलकम टू डोडो टेल्स। ये है आज की हमारी नई कहानी। अगर आपको ये पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ये कहानी है जिन की, जो कि 12 साल तक बंद रहता है, फाइनली कोई उसे बचाता है। अब वो आजाद हो चुका है, लेकिन वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा अलग है। उसके पास एक स्पेशल चीज है। उसकी कुछ सेंसेस बहुत ज्यादा तेज थी, और वो ह्यूमन माइंड, ह्यूमन एक्सप्रेशंस को, ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज को इतनी अच्छी तरीके से समझता है कि वो तुम्हारी स्लाइट मूवमेंट को भी बता सकता है कि तुम आगे क्या करने वाले हो, तुमने पहले क्या किया था। अब वो इंसानों को ऐसे रीड कर सकता है जैसे वो कोई किताब पढ़ रहा हो, लेकिन एक ऐसा इंसान जो कि हर इंसान का सीक्रेट पता लगा सकता है, उसके एक्सप्रेशन रीड कर सकता है, उसके लिए एक नॉर्मल जिंदगी जीना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वो हमेशा से एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन लाइफ के पास कुछ और ही प्लान्स थे। अगर तुम्हें डोडो टेल्स चैनल की एक बहुत ही कमाल की सीरीज हेल्थक्राफ्ट पसंद थी, तो तुम्हें ये सीरीज पूरी देखनी चाहिए। तुम्हें बहुत ज्यादा मजे आएंगे। वहाँ पर न्यूज पर चल रहा था कि एक 40 साल के आदमी को अरेस्ट किया गया है। उसने एक बच्चे को 12 साल तक किडनैप करके रखा था, और अब वो फाइनली फ्री है। जब सारे पुलिस वाले उस 40 साल के बूढ़े आदमी को वहां से लेकर जा रहे हैं, तब न्यूज रिपोर्टर्स उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक बच्चे को इतने सालों से कैद करके रख रखे थे। लेकिन पुलिस ऑफिसर उन सारे रिपोर्टर को दूर करते हैं, और उसके बाद फाइनली उस बेसमेंट को खोलते हैं। वहां पर जिन सामने बैठा था, उसके चारों तरफ सिर्फ किताबें ही किताबें थी, और उसके शरीर से पता लग रहा था कि उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट की गई थी। अब पुलिस ऑफिसर फोन करता है और अपने सीनियर को बताता है कि हम इसे जल्दी से जल्दी एक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। अब वो हॉस्पिटल में एडमिट तो हो जाता है, लेकिन वहां पर किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। लेकिन तब भी वहां पर दो रिपोर्टर्स आ जाते हैं, और नर्स उन्हें कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, यहाँ पर रिपोर्टर्स का आना अलाउड नहीं है। और वो दोनों कहते हैं कि हम यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं कि हमें कोई टीआरपी चाहिए या फिर कोई न्यूज चाहिए। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। घटिया क्राइम करने वाले लोग भी 5 या 7 साल में बाहर आ जाते हैं, जबकि इस मासूम बच्चे ने 12 साल वहां पर बिताए हैं। अब फाइनली जब वो हॉस्पिटल बेड पर होता है, हम उसका नाम और एज बताई जाती है। उसका नाम है जिन, और उसकी उम्र है 18 साल। वहां पर डॉक्टर सारे एनालिसिस के बाद बताता है कि इसकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा कमी है। और वो नर्स उसकी तरफ देखकर सोचती है कि कितना ज्यादा प्यारा बच्चा है, कोई इंसान कैसे इसे कैद करके रख सकता है, क्यों इसे इतना मारेगा। और डॉक्टर कहता है कि शायद ये बहुत कम सुन सकता है, इसीलिए नर्स एक नोटपैड निकालती है और उस पर लिख कर उससे सवाल पूछती है। वो उस नोट पर लिखती है कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम उसे बोल सकते हो? और जो पहले वर्ड्स वो इस दुनिया में बोलता है आजाद होने के बाद, वो कोई भी सोच नहीं सकता था। वो कहता है कि मैं एक गंदी नाली का कीड़ा हूँ। और ये सुनते ही नर्स और डॉक्टर बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें समझ में भी नहीं आता कि उन्हें कहना क्या चाहिए, कि इस बच्चे को किस किस चीज से गुजरना पड़ा होगा कि ये अपने आप को ऐसा बोल रहा है। और उसके बाद जिनको याद आता है, वो आदमी जिसने उसे कैद किया था, वो उसे खाना भी ढंग से नहीं देता था, और वो जब भी खाना देने के लिए आता था, वो हमेशा यही कहता था कि तू गंदी नाली का कीड़ा है, और तू हमेशा ऐसे ही खाना खाता है जैसे जानवर खाना खाते हैं। लेकिन तब भी वो उसे इतना खाना नहीं देता था कि उस बच्चे का पेट भर जाए। तो उसे कॉकरोच, चूहे जो दिखता था वो उसे खा लेता था। और नर्स ये सुनकर खास करके बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी कि इसे कितना ज्यादा ब्रेन वॉश, कितना ज्यादा टॉर्चर किया गया होगा कि ये अपने आप को ऐसा बोल रहा है। और वो नर्स मनी मन सोचने लग जाती है कि जिस इंसान ने इसके साथ ऐसा किया है, उसे लटका देना चाहिए, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद वो पूरा एग्जामिन करते हैं, और फाइनली जो रिजल्ट्स आते हैं वो थोड़े बहुत उन्हें शांति देते हैं कि जितना उन्होंने सोचा था,
इसके साथ उतना टॉर्चर नहीं हुआ था। लेडी डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि तुम यहाँ पर जितना चाहे उतना सो सकते हो, खा सकते हो, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। उसे कहती कि मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पर दोबारा से आऊंगी और तुम्हें चेक करूंगी। दूसरा डॉक्टर उसे कहता है क्या मैं इसका ख्याल रखूं, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं खुद इसका ख्याल रखना चाहती हूँ। और जब वो डॉक्टर उस रूम से बाहर जाती है, वो बाहर जाकर देखती है कि इतने सारे रिपोर्टर्स वहां पर खड़े थे। अब ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है और पहले तो सोचती है कि इतने सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर आए क्यों हैं। वो उन सबको जाकर कहती है तुम्हें क्या मजा आता है दूसरों को परेशानी में देखकर, तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम हॉस्पिटल में नहीं आ सकते, तुम उससे सवाल नहीं पूछ सकते, वो अभी बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, वो इस हालत में नहीं है कि वो तुमसे बात कर सके, तुम्हारे सवालों की जवाब दे सके। उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है कि ये सब लोग यहाँ पर आए क्यों हैं, क्या तुमने इनके आईडी बैज चेक किए। और ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और वो कहता है कि मैं अभी इनके आईडी बैजेस कलेक्ट करता हूँ और इन्हें रिपोर्ट करता हूँ। वो सारे रिपोर्टर्स बात करते हैं कि हमें वहां पर जाना चाहिए जहां पर ये सारा इंसिडेंट हुआ था, जहां पर इस लड़की को रखा गया था, शायद हमें वहां से कोई न्यूज मिल जाए। और इस टाइम पर जिन अपने रूम में बिल्कुल आराम से लेटा हुआ था, वहां पर वो देखता उसके सामने एक पेशेंट था। वो जिन को देखता और कहता अच्छा तो तुम वो लड़के हो जो कि किडनैप हो गया था, तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा बेकार है। लेकिन जिन ज्यादा कुछ सुन नहीं पा रहा था, इसीलिए वो बस उसे नोटिस कर रहा था कि उसके पैर में फ्रैक्चर आया है, सीरियस फ्रैक्चर है, उसकी हाइट कितनी होगी, उसके हाथ कैसे हैं, कौन सा हाथ रफ है, कौन सा हाथ स्मूथ है, इन्हें बीमारी क्या है, किस टाइप का फ्रैक्चर हुआ है। इसकी स्किन को देखकर ये लग रहा है कि ये पानी कम पीता है, हाथ पर कोई घड़ी का निशान नहीं है, अंगूठी का निशान नहीं है। इसका मतलब ये एक्सेसरीज नहीं पहनता, या तो शौक नहीं है या फिर इसका काम ऐसा है। क्योंकि जिन ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि वो काम क्या करता और उसे चोट लगी कैसे है। उसके बाद वो इमेजिन करता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है जहां पर वो पेंट करता है और किसी वजह से ये बहुत ही हाइट वाली जगह से गिर गया था और इसकी ब्रेन ने इसे सिग्नल दिया होगा कि पहले लेफ्ट पैर को आगे करना, जिससे उसे डैमेज कम होगा और उसकी मौत नहीं होगी। लेकिन उसी वजह से इसका पैर टूट गया था और इसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसके बाद उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है और वहां से वही फीमेल डॉक्टर वापस आती है। वो आते ही जिनके लिए कंसर्न दिखाती है, उससे पूछती है क्या तुम ढंग से सोए, क्या तुम्हें भूख लगी है। उसके बाद वो खाना सर्व करती है, उसे कहती है कि तुम ये खा लो। और उस टाइम पर जिन उसे नोटिस कर रहा था कि इसकी स्माइल बहुत ज्यादा जेन्युइन है, ये सच में मेरे लिए केयर करती है। वो उसके लिए खाना लेकर आती है और कहती है कि तुम चम्मच और कांटे से बहुत आसानी से खा पाओगे। उसके बाद वो उसे देती है और जिन बस खाने को घूरता रहता है और वो कहती है कि कम ऑन खाओ, तुम जितना चाहे उतना खा सकते हो, अगर तुम्हें और खाना है तो तुम्हें और भी खाना मिल जाएगा। वो स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखती है और कहती है कि माना हॉस्पिटल का खाना थोड़ा कम टेस्टी होता है, लेकिन डॉक्टर असल में भूल जाती है कि वो आखिर आया कहाँ से। वो 12 साल तक जो उसे मिलता था वो खाता था और जिन जैसे ही खाना खाने लगता है वो पागल जानवरों की तरह खाना खाता, जैसे उसे आगे कभी खाना मिलेगा ही नहीं। और उसे इस तरीके से खाता हुआ देखकर वो डॉक्टर और दूसरा आदमी जो वहां पर पेशेंट था, वो दोनों ही हैरान हो जाती है कैसे खा रहा है। डॉक्टर उसे कहती है कि आराम से खाओ वरना खाना तुम्हारे गले में अटक जाएगा, लेकिन वो बहुत जल्दी सारा खाना खत्म कर देता है, वहां पर एक दाना भी नहीं बचता। डॉक्टर जिन को देखकर सोचती कि कैसी दुनिया में रहता था और तभी वो उसका फोन रिंग करने लग जाता है। वो फोन उठाकर बात करती है जहां पर उसे पता चलता है कि जिन की फैमिली वहां पर आई है और डॉक्टर को एक खबर मिलती है कि उसके पेरेंट्स वहां पर आए हुए हैं और वो खुश होकर जिन को सारी बातें बताती है। लेकिन वहां पर एक ट्विस्ट था और अब वो ये सेम बात जिन को बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि मेरे मॉम डैड यहाँ पर आए हैं। और डॉक्टर तो वहां से चली जाती है उसे ये बताकर कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ पर जरूर लेकर आऊंगी। उसके बाद जिनको फील होता है कि यहाँ से 3 लोग आने वाले हैं जो कि उसने पहले कभी नहीं देखे थे। और जैसे ही वो दोनों जिनको देखते हो भागते उसकी तरफ जाते हैं कि मेरा बेटा फाइनली मिल गया, लेकिन जिनको कुछ तो अजीब लग रहा था। वो फीमेल डॉक्टर उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, वो फादर को तो रोक देती है, लेकिन उसकी मदर तब भी उसके पास जाती है, उसे गले लगाकर रोने लगती है कि तुम मेरे बेटे हो, फाइनली तुम मिल गए। लेकिन तभी जिन वहां पर परेशान हो जाता है और दोनों को अपने आप से दूर कर देता है। वो बहुत ज्यादा परेशान होता है, उसके पेरेंट्स उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानता। अब वो सब वहां पर सोचते हैं कि इसके साथ हुआ क्या है, लेकिन वो अपने कान पर हाथ रखता है और सबके ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि दफा हो जाओ यहाँ से। अब सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। वहां पर एक लड़का अपनी मॉम से बात कर रहा होता है और कहता है कि हाँ मैंने सफाई कर दी है, मैंने खाना रख लिया है। और उसके बाद हमें ये बताया जाता है कि ये सारी बातें जिनकी बहन कर रही है, जो कि अभी भी उसके पेरेंट्स की शैडो के अंदर ही रहती है।
और उसकी बहन इस टाइम पर सोचती है कि पहले वो बहुत ज़्यादा अलग बिहेव करता था, अब बहुत ही ज़्यादा अलग कर रहा है। आखिरकार उसे 12 साल बाद बचाया गया था। जिन सोचने लगती है कि जब हम हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पर जिन बहुत ज़्यादा अलग बिहेव कर रहा था। आखिरकार ऐसा होगा भी, क्योंकि वो 12 साल से गायब था और डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि साइकोलॉजिकल रीज़न की वजह से अब इसे कम सुनाई देता है। फिर वो सोचती है कि अब शायद जिन शांत हो गया होगा। जब तक वो अपने मन में ये सब कुछ सोच रही, तभी दरवाजे पर किसी की खटखटाने की आवाज़ आती है। वो भागकर दरवाजे के पास जाती है, दरवाज़ा खोलती है, वहाँ पर बल्कि और कोई नहीं, उसकी मॉम थी। वो उसे कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी और अब हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम भूमि है। वो कहती है कि मैं जल्दी से तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। उसके बाद उसके डैड वहाँ पर आते हैं और अंदर आते ही वो जिन को कहते हैं कि तुम अंदर आ जाओ। अब फाइनली जिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ चुका है और जैसे ही वो भाई बहन एक दूसरे को देखते हैं, भूमि वहां पर ऑकवर्डली और एक स्माइल के साथ उसे कहती है कि भाई आपका घर में स्वागत है। और जिन कुछ नहीं बोलता, बस वो घर को ध्यान से देखता रहता है। वो घर इतना साफ था और इतना बड़ा घर था। वो अपने बचपन की पिक्चर्स देखता है और बस उन्हें देखता रहता है कि वो पहले कैसा दिखता था, अब कैसा दिखता है। उसके डैड उसके पास आते, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि घबराओ मत, ये तुम्हारा ही घर है, बस तुम बहुत सालों बाद यहाँ पर आए हो और हाँ, क्या तुम अपना कमरा देखना चाहोगे। उसके बाद वो भूमि को कहते हैं कि जाओ इसके साथ खेलो। भूमि थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती, क्योंकि वो जिन से बहुत टाइम बाद मिली या फिर शायद कभी मिली ही नहीं थी। और उसकी मॉम आती है, भूमि के कंधे पर हाथ रखते और कहती कि जाओ इसे अपना कमरा दिखा दो, ताकि जिन यहाँ पर अच्छे से सेटल हो सके। लेकिन भूमि मना कर देती और कहती है कि नहीं मॉम, मैं आपकी हेल्प करती हूँ खाना बनाने में। उसके बाद जिन के डैड उसे लेकर जाते उसका कमरा दिखाने के लिए, लेकिन उसकी माँ उसे तब भी कहती है कि जाओ जिन के साथ खेलो और चाहो तो बचपन की तरह लड़ भी सकती हो। और वो फाइनली वहां पर जाती है, जिनको उसका रूम दिखाती है और वो बहुत ही ऑकवर्डली वो सोच रही होती कि कितना ज्यादा अजीब, हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। जिन अपने रूम को बहुत ही ध्यान से देखता है कि ये मेरा बेड है, ये मेरी खिड़की है, ये मेरा पीसी है, लेकिन एक बार भी वो ये नहीं बताता कि वो खुश है, दुखी है, अमेज्ड है। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। और उस टाइम पर उसकी बहन वहां पर बहुत ज्यादा खुश थी कि तुम पहले से भी अच्छे दिखाई दे रहे हो। उसके बाद वो कहती कि मैं तुम्हें स्मार्टफोन चलाना सिखाती हूँ। उसके बाद वो दोनों बैठते हैं और उससे बताती है कि अगर तुम इस बटन को प्रेस करोगे तो ये फोन ओपन हो जाएगा। तो उसे बताती कि ये देखो, ये मॉम का नंबर है, ये डैड का नंबर है और ये मेरा नंबर है, मैं इसे डिलीट कर रही हूँ, तुम याद करके इसे दोबारा से टाइप करो। वो कहती कि मैंने तुम्हें अभी अभी नंबर सेव करना सिखाया है, तो इसे सेव करो। जिन वहां पर बहुत ही फॉर्मली कहता है कि मैं ये सीख गया हूँ। और भूमि उसे कहती कि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, तुम्हें इतनी फॉर्मली बात करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे नॉर्मली भी बात कर सकते हो। उसके बाद वो कहती है कि मैंने ये फोन बंद कर दिया है, इसे ऑन करो। जिन ऑन भी कर लेता है, वो बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें सीख रहा है। और भूमि इस टाइम पर सोचती है कि ये बहुत जल्दी सीखता है, इसका फोन पर हाथ मुझसे भी जल्दी जल्दी चल रहा है। वो उसे कहती कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन जिन उसे कहते क्या मुझे ये दोबारा करना पड़ेगा तभी मुझे ये याद रहेगा। लेकिन वो कहते कि नहीं, तुम सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, मैंने आज तक कभी भी किसी को इतनी जल्दी फोन सीखते हुए नहीं देखा। उसके बाद वो कहती कि मैं तुम्हें इंटरनेट चलाना सिखाती हूँ। उसके बाद वो इंटरनेट चलाना सिखाती है, जिन वो भी सीख जाता है और वो एक जगह पर जाता है जहाँ पर सबकी फैमिली पिक्चर्स थी। कोई लड़का अपने फादर के साथ था, कोई घूम रहा था, कोई कहीं गया था और सब लोग बहुत खुश लग रहे थे। उसने फोन में जो पहला वर्ड टाइप किया था उस वो था फैमिली। वो बहुत सारी फैमिली की पिक्चर देखने के बाद अपनी बहन की तरफ देखता है और कहता है कि फैमिली। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और खुश होकर कहती है कि हाँ, हम सब फैमिली हैं। उसके बाद उन दोनों को बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है, जैसे एक परफ्यूम की। और उसके बाद वो परफ्यूम की हिस्ट्री सोचने लगता है कि इस परफ्यूम को इंसानों ने 5000 साल पहले बनाया था भगवान से बात करने के लिए। वो भूमि को कहता है कि इस परफ्यूम की स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी है। उससे पूछती है क्या कहा तुमने, लेकिन जिन बिना कुछ कहे वहां से बाहर जाने लगता है, जैसे कि उसे किसी ने काबू कर लिया है। भूमि उसे पीछे बुलाने लगती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन जिन नहीं सुनता। वो आगे जाता है और वहां पर जाने के बाद उसे डाइनिंग टेबल दिखती है, वहां पर बहुत सारा खाना रखा था। और वो सोचता है कि कितनी अच्छी खुशबू है, ये यहीं से आ रही थी, लेकिन ये कोई परफ्यूम नहीं है। और उसी टाइम पर उसकी मॉम उसे बोलती हैं कि तुम यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। उसके बाद उसके डैड उसे कहते कि मैंने किमची बनाई है, अगर तुमने ये नहीं खाया तो तुमने जिंदगी में कुछ नहीं खाया। वेल, मजाक उड़ाने की बात नहीं है, लेकिन उसने सच में जिंदगी में ज्यादा कुछ खाया नहीं है। उसके बाद वो सब एक साथ बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए और सारे लोगों से कहते हैं कि पहले तुम ये ट्राई करो, ये ट्राई करो। उसके मॉम डैड खुद अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगते हैं। उसका पूरा मुंह भर जाता है। उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि उसे इतना टेस्टी खाना खाने को मिल रहा है और उसके पेरेंट्स उसे इतने प्यार से खिला रहे हैं।
उसके बाद हमें एक अंधेरी जगह दिखाई जाती है जहां पर कोई उससे सवाल पूछ रहा था कि तुम्हारे आसपास हर कोई क्यों मर जाता है। तुम्हारे आसपास कम से कम 6 लोग तुम्हारे फैमिली मेंबर्स मारे गए हैं। क्या तुम्हारे पास इस बारे में बोलने के लिए कुछ है? सबसे पहले तुम्हारी वाइफ मारी गई, फिर तुम्हारी माँ मारी गई, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ वो भी जहर खाकर मर गई, यहाँ तक कि तुम्हारे नेबर्स भी जिंदा नहीं बचे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये वही इंसान है जिसने जिनको किडनैप करके रखा था। उसके सामने एक डिटेक्टिव बैठा था और वो ये सारे सवाल पूछ रहा था, लेकिन वो किडनैपर बिल्कुल सीरियस होकर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मैं अब भी यही कह रहा हूँ और आगे भी यही कहूंगा कि उन सबको मैंने नहीं मारा। लेकिन डिटेक्टिव गुस्सा हो जाता है और टेबल पर हाथ मारता है और कहता है कि मुझे पता है इन सबको तुमने ही मारा है, क्योंकि जब ये मौत हो रही थी उस टाइम पर तू ही इन सब में एक कॉमन लिंक था। लेकिन वो किडनैपर तब भी कहता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता, डिटेक्टिव कहता है कि अगर तुम ऐसे ही गलत जवाब देते रहोगे तुम यहाँ से कभी भी जा नहीं पाओगे। लेकिन वो किडनैपर गुस्सा होकर कहता है कि वो गंदी नाली का कीड़ा उसने सबको मारा है। और डिटेक्टिव हैरान होता है कि गंदी नाली का कीड़ा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो और किसकी बात कर रहे हो। उस किडनैपर के हाथों में हथकड़ियां थी, लेकिन तब भी वो खड़ा होता है, टेबल पर जोर जोर से हाथ मारने लगता है और कहता है कि वही गंदी नाली का कीड़ा, वही बच्चा जिसे मैंने किडनैप करके अपने घर में रखा था, उसने ही इन सबको मारा है। लेकिन डिटेक्टिव उसकी ये बात कहाँ बर्दाश्त करने वाला था। वो भी खड़ा होता और चिल्लाने लग जाता है कि वो बच्चा नहीं, वो बच्चा मासूम है, तू गंदी नाली का कीड़ा है और नीचे बैठ जा। तभी वहां पर दूसरा डिटेक्टिव आता है और उसे कहता है कि तू तमीज से बैठ जा वरना तुझे अभी के अभी यहीं पर मार दिया जाएगा। लेकिन वो किडनैपर बैठता नहीं है, बल्कि वो अपनी बात को और ज्यादा फोर्स से कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि वो बच्चा कितना ज्यादा घटिया है, घिनौना है, तुम्हें पता नहीं है कि वो क्या कर सकता है। मैंने उस लड़की को देखा है, वो अंधेरे में बैठकर भी किताबें पढ़ता रहता था, उसे ह्यूमन बॉडी के बारे में सब कुछ पता है कि कहाँ पर मारने से मौत होती है, कहाँ पर क्या जहर देने से क्या होगा, उसे सब कुछ पता है। उसके बाद हमें जिन दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बैठकर फोन को घूर रहा था। फिर उसे याद आता है कि भूमि ने कहा था कि लोग ये चीज बहुत ज्यादा देखते हैं। वो यूट्यूब पर क्लिक करता है और वहां पर उसे डोडो टेल्स की एक वीडियो दिखाई देती है। वो जल्दी से वीडियो को देखता है, उसे वो कहानियां बहुत पसंद आती हैं और जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब और हाइप कर देता है। अब ये मिस्ट्री क्या है? क्या वो किडनैपर अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है, या फिर सच में जिनके साथ कोई और बहुत बड़ी मिस्ट्री छुपी हुई है? क्या वो एक इनोसेंट बच्चा था जब उसे किडनैप किया गया था, या फिर वो एक शैतान है जो सिर्फ दिखता मासूम है? ये जानने के लिए मिलते हैं कल आएगा इसका नेक्स्ट एपिसोड। और अगर तुम इसका एपिसोड और ज्यादा जल्दी चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो। अब लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन अपने घर पर आ जाता है, उसकी बहन उसे बहुत सारी चीजें सिखाती है, उसकी फैमिली उसे बहुत कुछ करना सिखाती है, उसे प्यार से खाना खिलाती है। और तो और अब उसका खुद का एक रूम था, वहां पर जाकर उसकी बहन उसे फोन चलाना सिखाती है। अब वो यूट्यूब देख रहा था, जो ऐसा कुछ कर रहा था, उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। उसकी बहन वहां पर आई हुई थी। वो जैसे ही दरवाजा खोलता वो कहता है, तो बताओ हमें क्या करना है, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम करवाना है, क्या हमें झाड़ू मारनी है, पोछा मारना है? लेकिन उसकी बहन कहती है कि नहीं भाई, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, मैं तो बस बाहर जाकर आइसक्रीम खाना चाहती हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो। अब ये सुनकर जिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि आइसक्रीम होती क्या है। उसने आज तक इसके बारे में कभी कुछ नहीं सुना था। उसके बाद वो रूम से बाहर जाने लगते हैं, जहाँ पर उनके पेरेंट्स उन्हें कहते हैं कि ध्यान से बाहर जाना, और खास करके भूमि को कहते कि अपने भाई का हाथ पकड़ कर रखना, क्योंकि हम उसे दोबारा कभी नहीं खोना चाहते। और भूमि कहती कि हाँ, मैं भाई को कहीं नहीं जाने दूंगी। उसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं और आइसक्रीम शॉप पर पहुंच जाते हैं। कुछ लड़कियां उस टाइम पर जिनको देख रही होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम लगता है, और वो दोनों वहां पर पहुंचते हैं जहां पर आइसक्रीम रखी थी। अब जिन ये देखकर हैरान था कि इतनी सारी चीजें हैं। भूमि उसे कहती है कि किसी भी एक चीज को ले लो, लेकिन जिन कंफ्यूज था, इसीलिए भूमि उसके लिए भी एक आइसक्रीम पसंद करती है जो कि कोन होती है। वो उसे भी देती है और अपने लिए भी वही लेती है। अब भूमि ये सोचती है, क्या जिन को ही पैसे देकर उसे पेमेंट कर देनी चाहिए? लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं, इसे धीरे धीरे सब कुछ सिखाती है। वो पेमेंट करती है, दुकान वाले को थैंक यू बोलते हैं और बाहर जाते हैं। जहां पर वो लड़कियां दोबारा से जिन और भूमि को देख रही थी, उन्हें ये लग रहा था कि जिन और भूमि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। और भूमि ये चीज नोटिस कर लेती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आती है, क्योंकि उसे मजा आ रहा था कि ये लड़कियां ये सोच रही हैं और जिन की तरफ देख रही हैं। जिन इस टाइम पर बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था और वो बस आइसक्रीम को खोलने की कोशिश कर रहा था। भूमि कहती है कि मैं आइसक्रीम खोल देती हूँ, और जैसे ही वो पहली बाइट लेता है, उसके होश उड़ जाते हैं, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता और वो खुशी से पागल हो जाता है। उसने ऐसी चीज आज से पहले कभी टेस्ट नहीं की थी। भूमि देखकर बहुत ज्यादा खुश थी कि उसे आइसक्रीम पसंद आई। उसके साथ साथ
वो लड़कियां उसे देखती है क्योंकि जिन बहुत ही क्यूटली उस आइसक्रीम को खा रहा था, बिल्कुल कुत्ते की तरह। उस टाइम पर भूमि अपना फोन निकालती है और कहती है कुछ पिक्चर्स लेते हैं। वो आइसक्रीम खाते खाते कुछ पिक्चर्स लेते हैं और उसके बाद वो घर जाने लगते हैं। और जब वो घर जा रहे थे, भूमि अपनी दोस्तों को फोटो भेजती है और वो हंसी मजाक में ही ऐसे ही कहती है कि तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा क्यूट है, काश हम ही आइसक्रीम होते। उसका ध्यान फोन में था तो आगे चलती चली जाती है, लेकिन जिन वहीं पर खड़ा रह जाता है। वो देखता है कि भूमि आगे जा रही है और उसकी दूसरी तरफ एक आदमी उसे देख रहा है। वहां पर एक आदमी भूमि को देख रहा था, उसके पैर, उसकी कमर, उसकी गर्दन, जैसे कि एक भूखा भेड़िया अपने शिकार को देख रहा हो। जिन वहां पर ना उसे कुछ कहता है ना ही कुछ करता है, बस उसे ऑब्जर्व करता रहता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखता है, एक एक चीजें नोटिस करता है। फिर उसे याद आता है कि जब वो सब यहाँ पर आ रहे थे, ये सेम आदमी वहीं पर था, लेकिन किसी ने भी उसकी फैमिली में से उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया था। मतलब वो यहाँ कहीं आसपास का आदमी नहीं है। अब इसके साथ साथ जिन ये भी नोटिस करता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो दूसरा इंसान भी नोटिस कर लेता है कि जिन उसे घूर रहा है। वो तभी अपना चेहरा छुपाता है और वहां से मुड़कर जाने लगता है। लेकिन जिन उसकी पीठ को भी नोटिस करता है। उसकी पैंट पर जहां पर उसका घुटना होता है वहां पर फोल्ड्स थे। उसके जूते पर एक पैडल के निशान थे, लेकिन साइकिल वाले पैडल नहीं बल्कि बाइक वाले पैडल के। उसके शरीर पर, उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और यहाँ पर आसपास कोई भी ऐसा एरिया नहीं था जहां पर तुम्हें मिट्टी लग सके। मतलब ये क्लियर है कि वो यहाँ से तो नहीं है। और तभी भूमि का ध्यान जाता है कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। वो पीछे मुड़कर देखते उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, क्या हुआ। वो आसपास देखती है, आसपास कोई नहीं था। उसे कहती है कि चलो, लेकिन जिन उसे कहते हैं कि नहीं, तुम बस घर के अंदर चली जाओ, मैं बाद में तुम्हारे साथ आता हूँ। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ती और कहती कि नहीं, मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती। अगर मैं अकेली घर गई तो मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा डांटेगी। उसका हाथ पकड़ती उसे अंदर लेकर जाने लगती है, जबकि जिन जाना भी नहीं चाहता था। अब वो सेफली घर पहुंच जाते हैं। अब वो अपने रूम में आने के बाद खिड़की के पास खड़ा होता है और अब फाइनली उसकी डार्क पर्सनैलिटी ओवरटेक करती है। वो अपनी पर्सनैलिटी से ही बात कर रहा होता है कि मैं अपनी फैमिली को जरूर बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जिन कहता है कि हाँ, मैं अपनी फैमिली को बचाऊंगा, लेकिन अब पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। और डार्क पर्सनैलिटी कहती है कि तुम ऐसे अपने परिवार को बचाओगे, तुम्हारे जैसे लोग बहुत जल्दी मारे जाते हैं। तुम्हें ये नहीं पता कि पुलिस तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। उस इंसान ने कोई भी क्राइम कमिट नहीं किया है। तुम अपनी बहन को कैसे बचाओगे। जिन कहता है कि दुनिया में चीजों को सॉल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं, तुम खुद इस दुनिया को अडेप्ट नहीं कर पाए थे, इसीलिए तुम 12 साल से वहां पर बंद थे। लेकिन उसकी डार्क पर्सनैलिटी जिनको बताती है कि मेरी वजह से ही तुम 12 साल तक वहां पर जिंदा थे, अगर मैं ना होता तो तुम कभी जिंदा भी ना बचते। लेकिन वो डार्क पर्सनैलिटी उसे कहती है कि तुम मुझसे किस चीज में अच्छे हो, अगर मैं यहाँ पर ना होता तो तू कभी सरवाइव कर पाता। और तुझे क्या लगता है, क्या तू पुलिस को कॉल करेगा तो तेरी बहन को बचा लेगा। और उसी टाइम पर जिनको बाहर एक स्टॉकर दिखाई देता है, जो कि छाता लेकर बाहर खड़ा था, उसने मास्क पहना था, उसकी कैप पहनी हुई थी और ये वही इंसान लग रहा था। तब जिन फाइनली डिसाइड करता है कि वो डार्क पर्सनैलिटी को टेक ओवर करने देगा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही। पहली डार्क पर्सनैलिटी ही ज्यादातर टाइम बाहर रहती थी, लेकिन आज जो वो असली दुनिया में आ चुका है, वो खुश है तो जिन कंट्रोल में रहता है। क्योंकि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन जब बॉडी स्ट्रेस में होती है तो डार्क पर्सनैलिटी टेक ओवर कर लेती है। इसीलिए अब जिन की डार्क पर्सनैलिटी टेक ओवर करती है, वो घर के बाहर जाता है, वो गली से जा रहा होता है और उसी टाइम पर बारिश होने लग जाती है। और वो कहते हैं कितनी कमाल की बात है, बारिश कितनी कमाल की चीज होती है। इंसान की प्रेजेंस छुप जाए, यही असली बारिश होती है। और उस इंसान के पास जाता है और कहता है क्या तुमने इसी दिन के लिए इतनी तैयारी की थी। वो कहता है क्या कह रहे हो तुम। जिन्हों से कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम मोटरसाइकिल चलाते हो डिलीवरी करने के लिए, इसीलिए तुम्हारे जूते पर पैडल का निशान है, तुम्हारे हाथ पैर पर मिट्टी है, इसका मतलब तुम पहाड़ों पर भी जाते हो, तुम्हारे शरीर पर कैट हेयर्स लगे हुए हैं, इसका मतलब तुमने अपनी प्रैक्टिस के लिए उस बिल्ली को मार दिया था। अब वो स्टॉकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि इसको ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे पता है। लेकिन जिन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और उसके बाद जिन उसे एक लात मारता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद कि वो अपनी शर्ट फाड़ता है और उसे कहता है कि देखो मेरे शरीर पर क्या हुआ है। उसके शरीर पर बहुत सारे घाव के निशान थे। जिन उसे कहता है कि अगर आज के बाद तुम कभी भी मेरी बहन के आसपास दिखे या फिर तुम मेरे घर के आसपास भी दिखे, तो मैं तुम्हारे शरीर पर इससे ज्यादा निशान करूंगा।
वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो नीचे गिरा हुआ था, वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उस स्टॉकर के वहाँ से भागने के बाद जिन बस वहीं बारिश में खड़ा रहता है। धीरे-धीरे वो बारिश बंद होती है, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था और स्माइल कर रहा था। अगली सुबह होती है और वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा था। उसके बाद उसकी बहन और जिन दोनों ही पढ़ने लगते हैं। भूमि उसे सिखाती है कि टेस्ट कैसे करते हैं, क्या करना होता है, लेकिन जिन बहुत जल्दी-जल्दी सारे सवालों पर टिक करने लगता है कि ये सही जवाब है, ये सही जवाब है। लेकिन भूमि उसे कहती है कि भाई पहले पढ़ना भी होता है कि सवाल क्या है, जवाब क्या है। लेकिन वो कहता है कि हाँ, मैंने सब कुछ पढ़ लिया था। और भूमि उसके आंसर चेक करती है और वो हैरान हो जाती है। ये सारे के सारे जवाब सही हैं, लेकिन उसके बाद वो एक और बुक निकालती है और कहती है कि भाई ये ट्राई करो। जिन जल्दी से पहले की तरह ये हर एक आंसर पर टिक करता है और वो सारे जवाब भी सही होते हैं। और भूमि कहती है कि भाई तुम एक जीनियस हो। लेकिन जिन कहता है कि मुझे कोई जीनियस नहीं बनना, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल इंसान बनना है। और इन सब के बाद जिन की बहन भूमि सोचती है कि भाई ने कितनी सारी दिक्कतों का सामना किया है। जब वो मेरी उम्र के थे, वो हर रोज टॉर्चर सहन करते थे। उसके साथ-साथ उन्हें काम करना पड़ता था, मज़दूरी करनी पड़ती थी, उन्हें मारा जाता था, पीटा जाता था। कभी वो ठंड में वहाँ पर थे, गर्मियों में थे, उन्हें ना जाने क्या-क्या खाना पड़ता था और उसके चेहरे इस पर इमोशंस दिखाई दे रहे थे। जिन उसे देखता है और वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद ये समझ जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली ये है कि जिन कभी भी इमोशंस को फील नहीं करता, बल्कि वो दूसरों के चेहरे को, एक्सप्रेशन को रीड करता है और उसके बाद वो पता लगाता है कि वो क्या फील कर रहे हैं। अब ये सब देखने के बाद वो भूमि के पास जाता है, उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो थोड़ी दूर जाता है और वो पूछने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो, और वो कहता है कि मैं अभी बताता हूँ। वो नोटबुक पर कुछ लिखता है और उसे देता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा शॉक हो चुकी थी। जिन खुद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो एक नोटबुक पर लिखकर बताता है कि उदासी में कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, क्या होता है, तुम्हारी धड़कन क्यों बढ़ जाती है, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है। जो कि देखकर भूमि बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी कि उसके पास इतनी सारी नॉलेज है कि इमोशंस कैसे काम करते हैं, लेकिन वो खुद एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि उनके मन में चल क्या रहा है। लेकिन तभी उनकी मॉम किचन से चिल्लाती है कि जल्दी खाना खाने के लिए आ जाओ। और जिन वहां से कार्टून्स की तरफ भागता है। अभी तक वो इमोशंस की बात कर रहा था और अब वो बिल्कुल पागल भूखे जानवर की तरह वहां से भागता है। उसके बाद भूमि को भी वहां पर बुलाते हैं खाना खाने के लिए। और सारा खाना खत्म करने के बाद फाइनली जब रात को जिन यूट्यूब चला रहा था, तो वो मकबैंग वीडियोस देखता है। अब जिसको नहीं पता कि मकबैंग वीडियोस क्या होती हैं, बहुत सारा खाना एक साथ खाना, और जिनको भी ये बात नहीं पता थी, वो वीडियो पर क्लिक करता है देखने के लिए कि आखिरकार ये है क्या और इसमें इतना टेस्टी खाना कैसे है। लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और उसके बाद वो अपने चेहरे पर हाथ रखती है और ऊपर की तरफ देखने लगती है। जब वो चॉपस्टिक से नूडल्स उठाती है तो अपना होठ काटने लग जाती है। लड़की ऊपर देखती है, थोड़ी शर्माती है और कहती है कि खाना बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन तब भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। लेकिन ये देखकर जिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि अगर वो बहुत ज्यादा गर्म है तो वो टेस्टी कैसे हो सकता है, उससे तो तुम्हारा मुंह जल रहा होगा। वो नूडल्स उठाते वक्त कहती है बहुत ज्यादा गर्म है और थोड़े से नूडल्स टेबल पर गिरा देती है और उसके बाद थम्स अप दिखा कर कहती है कि ये बहुत बढ़िया है। और वहां पर एक छोटा सा कटोरा रखा था जो कि साइड में होता है, तब दिखता है कि वहां पर एक एस शेप का नूडल रखा हुआ है। और जिनको कुछ अजीब सा फील होता है, जैसे उसे इसमें कुछ गलत लग रहा हो। उस लड़की का यूट्यूब चैनल ढूंढता है और बार बार उसकी वीडियोस देखना शुरू करता है, अलग अलग वीडियोस देखता है। वो सारी वीडियो को एनालाइज करता है। वो देखता है कि जब लड़की खाना बना रही होती है तो अपने नेकलेस को पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर साफ साफ दुख दिखाई देता है और बीच में ही वो अपने बालों को खोलती है और अपने रिबन को ओ शेप में वहां पर रख देती है और उसमें उंगली घुमाती रहती है। और एक और वीडियो में वो चिकन और राइस खा रही होती है, जहां पर वो अपने हाथ से एस बनाती है। अभी तक जिनने जो नोटिस किया है वो है SOS, जो कि इमरजेंसी सिग्नल होता है। और उसे देखकर, उस लड़की को देखकर जिनको अपनी याद आ रही थी, वो सोचता है क्या मैं भी ऐसे ही बिहेव करता था, क्या ये नॉर्मल था। और फिर जिनको याद आता है जब उसके पेरेंट्स ने उससे पूछा था कि तुम आगे फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, और उसकी मॉम कहती है कि इतनी जल्दी पूछने की क्या जरूरत है, अगर तुम्हें नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, बस हेल्दी और खुश रहना। उस टाइम पर जिन जवाब देता है कि मुझे एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर बनना है। उसके पेरेंट्स इस चीज में भी उसका सपोर्ट करते हैं कि वो भी कोई बुरा करियर नहीं है, तुम्हारे मन में जो आए तुम वो करो। अगले दिन कोरियन पुलिस स्टेशन के सामने एक आदमी दिखाई देता है, बल्कि एक बच्चा, ये और कोई नहीं बल्कि जिन है। और अंदर एक आदमी और एक डिटेक्टिव बैठा था। डिटेक्टिव उसे कह रहा था कि अपना जुर्म कबूल कर लो, लेकिन वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया।
और डिटेक्टिव उसे कहता है कि सारी चीजें सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई हैं। लेकिन वो आदमी कहता है कि इस तरह के कपड़े मैं ना पहनता हूँ, ना ही मैं ऐसी कैप पहनता हूँ। और डिटेक्टिव कहता है कि हमारे पास एक गवाह भी है। लेकिन वो आदमी तब भी कहता है कि जब मैं वहां था ही नहीं तो तुम्हें गवाह कहाँ से मिलेगा। तभी जिन अंदर आता है और डिटेक्टिव वो कहता है कि हेलो डिटेक्टिव तहान। डिटेक्टिव उसे देखता है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करता है कि तुम कौन हो, और उसके बाद वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है कि तुम तो पहचान में ही नहीं आ रहे, तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो गए हो। और उस टाइम पर डिटेक्टिव तहान को याद आता है कि जब हम तुम्हें मिले थे तो तुम कैसे लग रहे थे, और जब मैंने इसे गाड़ी में बिठाकर सीट बेल्ट लगाने की कोशिश की थी तो ये कितना ज्यादा डर गया था। तब डिटेक्टिव ने उसे समझाया था कि तुम सेफ हो और तुम्हें और भी सेफ जगह पर लेकर जाया जा रहा है। अब तहान उससे पूछता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। और वो कहता है कि हाँ, आपकी वजह से अब सब कुछ ठीक है। और तहान कहता है कि अब तो तुम बड़ी आसानी से बोल पा रहे हो, पहले तो तुम ढंग से बोल भी नहीं पाते थे। उसके बाद वो अपने साथी जोएल को कहता है कि इस अपराधी को लेकर जाओ और इसे जेल में डाल दो। लेकिन वो आदमी अब भी चिल्लाता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो मुझे प्लीज जाने दो। और जिन उसे देखते हुए बोलता है कि जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाता है वो हमेशा यही कहता है। और तहान हंसकर कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा, जैसे ही किसी स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हो। तहान उससे पूछता है क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ पर याद करके आए हो या फिर कोई काम है। तभी जिन वहां पर अपना फोन निकालता और कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तहान कहता है क्या दिखाना चाहते हो, कहीं तुम मुझसे पीने के बारे में तो बात नहीं करना चाहते, अगर ऐसी बात है तो हमें बाहर जाकर बात करनी चाहिए। लेकिन जिन यूट्यूब खोलने लगता है और तहान कहता है क्या हो, तुमने कोई यूट्यूब चैनल बनाया है। लेकिन जिन कहता है कि नहीं, लेकिन वो कहता है कि मुझे एक चैनल बहुत ज्यादा पसंद है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, जिसका नाम है डोडो टेल्स। नहीं, वो उस लड़की की वीडियो दिखाता है जो कि खाना और मकबैंग की वीडियोस बनाती थी। उसका तो उस लड़की की वीडियोस दिखाता है जहां पर वो अलग अलग चीजों को पॉइंट आउट करते हैं, उसके एक्सप्रेशन को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को। जैसे वो कहती है कि खाना अच्छा है, टेस्टी है, लेकिन तब भी वो अपने होठों को काटने लगती है, जिसका मतलब वो नर्वस है। और वो कहता है कि अच्छे खाने के सामने नर्वस होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसके सिर्फ दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो उसे इस चीज का टेस्ट पसंद नहीं है या फिर वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। और जब ये अपना मुंह कवर करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान इसे कंट्रोल कर रहा है या परेशान कर रहा है उससे अपनी मुसीबतें छुपाने की कोशिश करती है। और जो वो अपने नेकलेस को पकड़ती है वो भी एक साइकोलॉजिकल चीज है। जब कोई इंसान नर्वस होता है तो अपनी किसी चीज को, शर्ट को, नेकलेस को, उसे पकड़ लेता है ताकि वो अपने स्ट्रेस को कम कर सके। तो तहान उससे पूछता तुम क्या कहना चाहते हो, ये लड़की मुसीबत में है। और उसके बाद जिन उसे दिखाता है कि कैसे वो लगातार 3 वीडियोस में SOS का सिंबल बना रही थी। और वो कहता है कि इतनी सारी चीजें कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। और तहान उससे पूछता तुम्हें क्या लगता है, क्या ये अब भी मुसीबत में होगी या फिर ये पहले की चीजें हैं। और जिन कहता है कि ये पहले की बात नहीं है, ये अब भी इसे परेशान कर रहे हैं। या तो इस लड़की की फैमिली नहीं होगी, और होगी तो बहुत ज्यादा गरीब होगी, और इसे जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो सिर्फ एक इंसान नहीं होगा, काफी सारे इंसान होंगे। फिर जिन उसे विजुअलाइजेशन के लिए कहता है कि तुम ऐसे करो और देखो कि उसके साथ क्या हो सकता है, इसकी बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब है। उसके बाद डिटेक्टिव तहान उससे पूछता है क्या तुम इस लड़की को जानते हो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं बस यहाँ पर एक पुलिस कंप्लेन लिखवाने के लिए आया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। और जिन उसे कहता है कि मैं बहुत लंबे टाइम तक 12 साल तक कैद में रहा था, तो मुझे पता है कि जो इस सिचुएशन में होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। अब जिन उसे कहता है कि डिटेक्टिव क्या तुम एक बात मानते हो कि जब बहुत सारे कोइंसिडेंस एक साथ होते हैं वो सच्चाई बन जाता है। और वो गेस करता है कि तुमने जो शर्ट पहनी है वो तुम्हारी मदर ने तुम्हें दिलाई थी, और तो और आज तुमने जितने भी कपड़े पहने वो सब तुम्हारी माँ ने चूज किए होंगे। और डिटेक्टिव तहान सरप्राइज हो जाता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता है। अब जिन उसे कहता है कि ये पहला कोइंसिडेंस था। अब दूसरा ये है कि जो क्रिमिनल तुमने अभी अभी पकड़ा है या तो वायलिन या फिर वियोला बजाता है, तुम जाकर उसे पता कर सकते हो, तुम्हें कंफर्म हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ शौक के लिए, वो कोई प्रोफेशनल वायलिन प्लेयर नहीं है। अब डिटेक्टिव तहान वहां पर कंफ्यूज हो जाता है। जिन उसे कहता है कि ये दूसरा कोइंसिडेंस है। और डिटेक्टिव तहान उसे कहते हैं क्या बात है, क्या तुम कोई क्रिमिनल प्रोफाइलर बनना चाहते हो, तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो। लेकिन जिन उसे मना करते और कहता है कि नहीं, मैं बस एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर बनना चाहता हूँ। और जिन उसे कहता है कि मैं तो बस एक लॉजिकल रीजन से तुम्हें बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उस होल्डिंग सेल में दिखाया जाए, उस जेल में दिखाया जाता है जहाँ पर उस क्रिमिनल को रखा गया था। वहां पर वो डिटेक्टिव जाता है और उससे पूछता है क्या तुम वायलिन और वियोला बजाते हो। और वो क्रिमिनल कहता है कि तुम मेरे घर तक गए थे, तुम्हें कैसे पता चला। वो कहता है कि मैं बजाता हूँ लेकिन सिर्फ और सिर्फ शौकिया तौर पर, यही मेरा शौक है। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद भी डिटेक्टिव कुछ नहीं बोलता। उसे ये अज्यूम करने देता है कि डिटेक्टिव उसके घर
पर जाकर इन्वेस्टिगेट कर चुका है। अब इन सब के बाद भी डिटेक्टिव हैरान होता है कि उसे ये कैसे पता था। अब हमें दिखाया जाता है कि जिन को ये बात कैसे पता थी। जब वो क्रिमिनल बार बार ये कह रहा था कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा गवाह कौन है, उस टाइम पर जिन उसकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस कर रहा था, उसकी हाथों की बनावट को, उसके हाथ पर कहाँ पर मार्क है, उसकी गर्दन पर कहाँ पर मार्क है, और तब जिन ने अंदाजा लगाया था कि वो एक वायलेंट प्लेयर है। अब डिटेक्टिव वापस आता है और अपने साथी से पूछता है कि वो लड़का कहाँ गया, और वो कहता है कि वो तो चला गया लेकिन तुम्हारे डेस्क पर एक नोट छोड़कर गया है। और जब डिटेक्टिव तहान उसे पढ़ता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहां पर लिखा हुआ था कि थर्ड कोइंसिडेंस ये है कि मकबैंग गर्ल अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, और नीचे जिन का फोन नंबर लिखा हुआ था। अब डिटेक्टिव तहान अपने साथी को कहता है कि जल्दी से हाई स्कूल मकबैंग गर्ल लिखो, उसे सर्च करो। अब वो उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बस स्टॉप पर जिन खड़ा था, आराम से बस का वेट कर रहा था। उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने उसे आज ही नया ट्रांजिट कार्ड दिया था जिससे वो बस में ट्रेवल कर सकता है। और जब वो अंदर जाकर बैठता है तो उसे एक सीन याद आता है कि उसके पापा और उसके अंकल साथ में बैठकर शराब पी रहे थे, और जिन वहां पर बैठकर कोक के साथ साथ चिकन खा रहा था। उस टाइम पर उसके अंकल उससे पूछते हैं, तो अच्छा तुम ऑफिस वर्कर बनना चाहते हो? और जिन कहता है कि हाँ, वैसा ही ऑफिस वर्कर, एक बिल्कुल नॉर्मल ऑफिस वर्कर जैसा कि आपके ऑफिस में होते हैं। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि इनका ऑफिस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन उसके अंकल कहते हैं कि ठीक है, तो बताओ तुम कब आ रहे हो, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्यादा होशियार हो, पलक झपकते ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो। अब जिन सोचता है कि आज वही दिन है, वो कैलकुलेट करते हैं कितने स्टेशन बचे हैं, और तभी वो बस जाकर उस कंपनी के सामने रुकती है। वो वहां पर जाकर फोन करता है अपने अंकल को बताने के लिए कि वो वहां पर पहुंच चुका है। आसपास सारे लोगों को नोटिस करता है, सब लोग अपने अपने एक स्केड्यूल में बिजी हैं, और वो सोचते हैं कि एक दिन मुझे भी ऐसी ही जिंदगी जीनी है, बिल्कुल नॉर्मल। और तभी नीचे उसके अंकल आते हैं और उसे ग्रीट करते हैं, उसे अंदर ले जाने लगते हैं। अंकल अंदर आ जाते हैं, उसे पूरा ऑफिस दिखाते हैं कि कहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट होता है, कैफेटेरिया कहाँ पर है। और जब वो अंदर जा रहे थे, वहां पर एक हाई स्कूल की लड़की आती है, उसे पूछती है क्या ये आपका बेटा है, लेकिन वो कहते कि नहीं, ये मेरा भतीजा है। अब जिन उससे पूछता है क्या तुम भी हाई स्कूल में हो, और वो लड़की कहती है क्या हुआ, तुम्हें मेरी ड्रेस नहीं दिखाई दे रही? लेकिन अंकल उससे जिन को धक्का मारते हुए लिफ्ट के अंदर ले जाते हैं। वो 7th फ्लोर पर जाकर उसे पूरा डिपार्टमेंट दिखाते हैं। जिन बहुत ज्यादा अमेज था। अब अंकल उससे पूछते हैं क्या हुआ, अब तुम्हें लग रहा है ऑफिस वर्कर जैसा? जिन कहता है कि नहीं, लेकिन मैं पूरी मेहनत करूंगा एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर बनने के लिए। अब अगर तुम सोच रहे हो कि ये इतना ज्यादा नॉर्मल जिंदगी पर फिक्सेटेड क्यों है, क्योंकि जब वो 12 साल तक वहां पर बंद था, वो हमेशा हर दिन यही प्रे करता था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए, मुझे करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, मुझे लग्जरी नहीं चाहिए, मुझे बस अच्छा खाना और एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए। लेकिन तभी वहां पर वो एक वर्कर आता और कहता है कि सऊदी की डील ऑफ हो चुकी है, इसीलिए वो वहां पर मैनेजर, उसके अंकल को, सबको बुलाते हैं। उसके बाद जिनके अंकल उसे जाने के लिए कहते हैं, वो लिफ्ट में जहां पर उतरता है वहां पर उसे वही लड़की मिलती है। अब हमें उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसका नाम होता है हैम। जिन उसे देखकर सोचता है कि ये जगह हाई स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है। अब वो उससे बात करने लगती है और कहती है कि मैनेजर ने जो मैसेज दिया था, क्या तुम्हें वो मिल गया? अब जिन नोटिस करता है कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करती है, उसका रास्ता रोकते उससे सवाल पूछती है, और वो सोचता है कि ये शायद किसी बहुत ही हाई एग्जीक्यूटिव की बेटी होगी, और वो सोचता है कि इससे बात करना कोई बुरा आइडिया नहीं होगा, कम से कम मुझे ये पता चलेगा कि नॉर्मल इंसान रहते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं। और वो कहता है कि हाँ, मुझे मैसेज मिल गया, और उसके बाद वो उसे बाय कहकर वहां से निकलने लगता है। और वो पीछे से आवाज लगाकर उससे पूछती है क्या तुम स्कूल नहीं जाते, और वो कहता है कि नहीं। अब ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो उसकी ही उम्र का है, वो ऐसा दिखता है कि जैसे वो हाई स्कूल जाता होगा। और उसके पीछे आती है और कहती है कि मुझे अपनी बात रिपीट करना पसंद नहीं है, मैं ऐसी चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं करती जहाँ पर जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता। और जिन कहता है बहुत बढ़िया बात है, मतलब हमारी बात का कोई मतलब नहीं है, तो अब मैं जाता हूँ और मुझसे बात करना बंद करो। और ये सुनकर उस लड़की का चेहरा लाल हो जाता है कि पहली बार किसी ने उससे ऐसे बात की थी। और जिन मनी मन सोच रहा होता है कि लोगों को मजा आता है दूसरों को नीचा दिखाने में, उन्हें नीचा दिखाकर खुद को सुपीरियर फील करने में। अब वो उससे पूछता है कि तुम आखिरकार हो कौन, पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस तो करो। और वो कहते हैं क्या हो, अगर मैं इस कंपनी की किसी हाई एग्जीक्यूटिव की बेटी हूँ, मान लो कि मैं सीईओ की बेटी हूँ, तो? अब जिनमन मन सोचता है कि मैंने पहले ये सारी चीजें नोट कर ली थी, मुझे पता था कि ये कौन है, क्या है, एटलीस्ट मुझे आइडिया था। और इस टाइम पर एक नॉर्मल इंसान एक अलग ही रिएक्शन दिखाएगा, इसीलिए
वो रिएक्शन को फेक करने की कोशिश करता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, उसके चेहरे पर एक सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन आ जाता है। अब हैम उससे पूछती है क्या हुआ, तुम्हारा नजरिया बदल गया है मुझे लेकर। अब जिन वहीं पर खड़ा रहता है और उस टाइम पर हैम उसके कपड़ों को, उसके जूतों को नोटिस करती रहती है, वो उसे जज कर रही थी। अपनी अथॉरिटी, अपनी पोजीशन दिखाने के बाद वो ये सोचती है कि उसका जिन के ऊपर कंट्रोल है और उसे खुलेआम जज करने लगती है, वो उस पर ऐसे अधिकार जताती है जैसे वो उसकी कोई सीनियर एम्प्लॉय हो, जबकि वो किसी की बेटी है और वो भी वहां पर अपने अंकल से मिलने के लिए आया। तो एक्चुअल में ऑफिस में सीनियर और जूनियर नहीं है। अब वो उससे पूछती है क्या तुम स्कूल नहीं जाते, वो मना कर देता है और अब वो कहती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ लंच पर चलो। अब जिनको ये समझ में आ जाता है कि ये एक लालच है, लालच देकर वो उसे एक कठपुतली की तरह कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन उसके इस एक इमोशन की वजह से मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ, जहाँ पर वो चाहे जो भी गेम खेले, लेकिन असली पपेट मास्टर मैं बनूंगा। वो कहती है कि मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, तुम क्या खाओगे। वो उसे कोई भी ऑप्शन नहीं दे रही थी कि वो वहां से जा सके। वो सीधा ही इस बात पर पहुंच जाती है कि तुम क्या खाओगे। उसने ये तो पूछा ही नहीं कि तुम खाओगे या फिर नहीं खाओगे। अब जिन उसे देखने लगता है कि क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, और उसके फ्यूचर को भी एनालाइज करता है कि आगे जाकर या तो ये समाज विरोधी बनेगी या फिर कोई हाई एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर रहेगी। उससे कहते हैं कि चलो मेरे साथ चलो, मुझे एक अच्छी जगह पता है। जब जिन उससे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हो, कहती है जब हम पहुंच जाएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। जिन ये भी पता लगाता है कि वो एक ऐसी इंसान है जो ये सोचती है कि दुनिया उसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है। वो एक बहुत ही बढ़िया से रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहाँ पर वो उससे दोबारा से सवाल करती है कि अगर तुम स्कूल नहीं जाते तो तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम एक यूट्यूबर बनना चाहते हो डोडो टेल्स की तरह। जिन कहते हैं कि नहीं। तो वो उससे पूछते कि आखिरकार तुम करते क्या हो। कहता है कि मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। उसे एक एग्जाम का नाम बताता है कि मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जो कि हाई स्कूल से ही रिलेटेड है। वो लेकिन अब वो हैम से पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं गई। वो अपना एक रीजन बताती है और वो कहती है दैट टाइम ऑफ द मंथ। अब जिन समझ तो जाता है, लेकिन वो बहुत ही ऑकवर्डली उस सारी की सारी डिटेल्स को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिस्क्राइब करने लगता है, जिससे वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। अब जिन ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे ये लगता है कि वो झूठ बोल रही है, असल में रीजन कुछ और रहा होगा, लेकिन जिन आगे सवाल ना पूछे इसीलिए उसने ऐसा कहा था। लेकिन जिन थोड़ा सा अब नॉर्मल है। अब उसके बाद वहां पर वेटर्स आती है, उनसे पूछती है कि आप लोग ऑर्डर करने के लिए तैयार हैं, और हैम दोनों के लिए ऑर्डर कर देती है। वो सोचता है कि इसमें बहुत ज्यादा इच्छा है कि सब के लिए फैसले ले। अब वो ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर बाद वहां पर वो वेटर्स खाना लेकर आती है, लेकिन उस टाइम तक जिन बिल्कुल चुप बैठा था और वो कहती है क्या तुम हमेशा इतने ही चुप रहते हो। लेकिन उस प्रोसेस में वो गलती से वेटर्स को हाथ लगा देती है, जिसकी वजह से वो सूप थोड़ा गिरने वाला था। अब जो खाना वहां पर सर्व हो जाता है, वो अपने बाल बांधते वक्त अपना रिबन नीचे गिरा देती है। जब उसे उठाने के लिए नीचे जाती है तो जिन आगे आता है और टेबल के कोने पर अपना हाथ रख देता है। उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, और वो कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे से रिबन उठाते वक्त तुम्हारा सर इस पर लग सकता है। अब वहां पर हैम का चेहरा लाल हो जाता है और जिन उसे कहता है कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो जरूर बुरा हुआ है। लेकिन वो कहती कि नहीं, अगर तुम्हें चिंता ही करनी है तो अपनी चिंता करो, तुम अपनी शक्ल देखो, तुम बिल्कुल सफेद पड़ चुके हो, बिल्कुल एक वैम्पायर की तरह। लेकिन उसका तो जिन को कहती है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, ठंडा हो जाएगा। अब जिन उसकी बात मानता है, सूप को टेस्ट करता है और वो मेस्मराइज हो जाता है। वो कितना कमाल का सूप था, उसका टेस्ट बहुत ज्यादा कमाल का था। और ये सुनकर हैम बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि यहाँ का सूप बिल्कुल उसी 5 स्टार मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट का है जहाँ पर मैं लास्ट टाइम गई थी। अब हैम को लगता है कि उसने एक मछली की तरह जिन को फंसा लिया है। लेकिन अब जिन धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और उससे सवाल पूछता है कि तुम वहां पर किसके साथ गई थी। वो कहती है कि मैं एक पॉप आइडल के साथ वहां पर गई थी, किम उसका नाम है, तुमने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। लेकिन जिन कहते हैं कि मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। और वो कहती क्या हुआ, तुम पत्थर के नीचे रहते थे क्या। अब जिन डिसाइड करता है कि वो मछली की तरह फंस तो चुकी है, अब उसकी पुरानी यादें वापस लाने का टाइम आ चुका है। वो उससे पूछता है कि उस टाइम पर क्या क्या हुआ था, वहां पर कैसी आतिशबाजियां हुई थी, और वो जिन की वजह से खुश हो सके। उसके बाद वहां पर वेट्रेस उन्हें मीट सर्व करती है। वो बहुत ही खुश होकर खाने लगता है। हैम उसे कहती कि तुम इसे काट कर क्यों नहीं खाते। उसके बाद वो बताती कि लास्ट ईयर कहाँ पर गई थी। लेकिन अचानक से जिन उठता है और वहां से जाने लगता है और कहता है कि मेरे जाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है।
अब हैम उसे कुछ कुछ कहते हैं कि क्या तुम वैसे हो जो लोग टॉयलेट साफ करते हैं, लेकिन जिन उसकी एक बात नहीं सुनता और वहां से जाने लगता है। और तभी हैम उसे आवाज लगाती है और कहती है रुक जाओ, क्योंकि उसे कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी बताना है कि कुछ ही दिनों में डोर टेल्स पर फेस रिवील वीडियो आने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैं पहले ऐसे दिखता था, अब मैं थोड़ा सा मोटा हो चुका हूँ, लेकिन अब बहुत ही अच्छा चांस है कि फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डे सेल आई है और मेरे साथ साथ तुम भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मसल ब्लेज जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, उसके साथ साथ अब एक बिग बिलियन डे सेल भी है फ्लिपकार्ट पर, तो तुम जाओ और उसे खरीद सकते हो अगर तुम्हें ट्रांसफॉर्म करना है। इसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बैक टू स्टोरी। लेकिन अब हैम बहाने से जिन को कहती है कि मुझे कम से कम अपना नंबर तो दे दो, अगर तुम कभी वहां पर घूमने के लिए जाओगे तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अब जिन नोटिस करता है कि हैम कुछ इमोशंस की गुलाम है जो कि फील गुड इमोशंस होते हैं, और अब वो जिन के हाथों में है। जिन चाहे तो उसे अच्छा फील करवा सकता है या फिर बुरा फील करवा सकता है, और शायद उसने आज जो कुछ भी सीखा था या जो कुछ भी देखा था वो ट्रूली अपने इंसानी दिमाग में उतार सकता है, उन्हें इनेक्ट कर सकता है, बाद में यूज कर सकता है। इसीलिए वो उसे अपना फोन दे देता है। लेकिन फोन देखने के बाद वो नोटिस करती है कि उसके फोन पर तो पासवर्ड भी नहीं है। जहां पर वो फोन नंबर्स एक्सचेंज करने के बाद वो आगे जाने लगता है, हैम उसे पीछे बुलाती है लेकिन वो ध्यान नहीं देता। और तभी वो राइट साइड देखता है, वहां पर एक आदमी गली में खड़ा था और दूसरे आदमी को चाकू मार रहा था। हैम भी वहां पर आती है ये देखने के लिए कि हो क्या रहा है, लेकिन जिन उसकी आंखों को ढक देता है अपने हाथ से कि तुम वहां पर अभी मत देखना, वहां पर कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। अब वो जिन से पूछते हैं कि वहां पर हो क्या रहा है, वो बताता है कि यहाँ पर एक इंसान ने दूसरे को चाकू मार दिया है। और वो जैसे ये सुनती है वो बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में कहती है तुमने क्या कहा, चाकू? और ये बात वो इंसान भी सुन लेता है जो कि अभी क्राइम कमिट कर रहा था। और उसी टाइम पर जिन वहां से भागते हुए उन दोनों के पास जाता है, जिसके बाद वो इंसान जिसने उसे चाकू मारा था वो तो वहां से भाग जाता है। जिन सारी चीजों को नोटिस करता है, भागते भागते ही पुलिस को फोन मिला था और सबको बताता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, उसे कहाँ पर चाकू लगा है। उस इंसान से पूछता है जो विक्टिम होता है कि तुम्हारा ब्लड टाइप क्या है, वो ब्लड टाइप बताता है। जिन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि ये ब्लड टाइप है, यहाँ पर उसे चाकू मारा गया है। पैरामेडिक्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि घाव को ऐसे दबाओ ताकि वो ठीक रहे, लेकिन जिन कहता है कि मुझे पता है और ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, लेकिन जल्दी से जल्दी यहाँ पर आओ। अब जिन पुलिस को सब कुछ बता देता है कि अब थोड़ी देर बाद वहां पर एम्बुलेंस आ जाती है, उस इंसान को लेकर जाती है, वो बच जाता है। उस टाइम पर जिन अपना हाथ साफ कर रहा था क्योंकि उस पर खून लगा हुआ था, लेकिन तभी पीछे एक पुलिस ऑफिसर आता है और कहता है कि रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और जिन बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजों एक्सप्लेन करने लगता है, जिसकी वजह से वो पुलिस वाला कुछ भी समझ नहीं पाता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हैम खड़ी थी जो कि जिन को इस तरीके से देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि ये वो पर्सनैलिटी थी जो किसी के बारे में केयर नहीं करता, जो चाहे वो करता है। ये था आज का एपिसोड, मिलते हैं कल, बाय बाय। इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि जिन आजाद हो जाता है, उसके बाद वो अपने घर पर आता है जहां पर वो सबको बताता है कि मेरा सपना है कि मुझे नॉर्मल इंसानों की तरह एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर बनना है। इसी वजह से उसके अंकल उसे अपने ऑफिस लेकर जाते, उसे वहां की सारी चीज दिखाते हैं। वहां पर उसे एक लड़की मिलती है जो कि हाई स्कूल में ही होती है, जिसका नाम होता है हैम, और वो किसी बड़े एग्जीक्यूटिव या फिर सीईओ की बेटी है। उसे लोगों को कंट्रोल करना, उन पर अपनी पावर दिखाना, लोगों को नीचा दिखाकर खुद को सुपीरियर फील करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन जिनको ये सारी बातें पता थी, वो ये सारी बातें समझ चुका था, लेकिन तब भी वो इन सारी बातों को यूज करते हुए उसके साथ खाना खाने के लिए जाता है। लेकिन जब वो वहां से बाहर निकल रहे थे, एक अंधेरी गली में वहां पर एक इंसान दूसरे इंसान को चाकू मार रहा था, जिसे बचाने के लिए जिन जल्दी से वहां पर भागता, उसके घाव को दबाता है ताकि वो मर ना जाए। और उसके बाद वहां पर एम्बुलेंस, पुलिस, सब लोग आ जाते हैं। अब वहां पर एक पुलिस ऑफिसर जिनको बुलाता है उससे कुछ पूछताछ करने के लिए कि मुझे तुमसे उस इंसान के बारे में कुछ बातचीत करनी है। अब आगे, अब जिन उन्हें बहुत ही डिटेल में बताने लगता है कि वो इंसान कैसे दिखता था, उसके कपड़े क्या थे, उसके कपड़े पर क्या क्या लगा हुआ, तो कैसे भाग रहा था, वो किस तरह का इंसान होगा। लेकिन पुलिस वालों से कहते हैं कि रुको रुको रुको, एक सेकंड रुको। वो अपना फोन निकालता, रिकॉर्डिंग को ऑन करता और कहते क्या तुम एक दोबारा से वो कह सकते हो। जिन उसे सारी डिटेल्स बताता है, उसके बाद दोबारा से हैम के पास जाता है जहां पर हैम उससे पूछती है कि क्या हुआ, और जिन उसे बताता है पुलिस वाले मुझसे डिटेल मांग रहे थे। उसके बाद वो बताता है कि ये पहले क्राइम की तरह है जैसे उसने ये पहली बार किया था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा हड़बड़ा रहा था। आसपास कैमरा उसने वो नोटिस नहीं किए, लेकिन अब जिन कहता है कि ये खतरनाक हो सकता है। और अब वो हैम से पूछता है क्या तुम डर गई थी, लेकिन वो बताता है
कि वो बहुत ही बेवकूफ था, उसने आसपास के कैमरे नहीं देखे, इसीलिए वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। तो तुम्हें चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और तो और जहां तक मुझे लगता है कि उस इंसान ने हमारी शक्लें ध्यान से नहीं देखी होंगी और शायद उसे बहुत जल्दी पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि आसपास बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। उसके बाद हमें एक बहुत बड़ी महल जैसे घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई तो हॉट शावर के नीचे नहा रहा था, वो अपने आप को साफ कर रहा था, और ये और कोई नहीं बल्कि हैम थी। उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है और हॉट शावर लेने के बाद वो बाहर आती है, अपने वार्डरोब की तरफ जाकर जहाँ पर उसका फोन रखा था, वो सोचती है कि मैंने जिनसे एक सवाल तो पूछा ही नहीं। वो अपना फोन उठाती है और उसी टाइम पर जिन अपने कमरे में एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था जो कि डोरटेल्स की थी, नहीं वो मकबैंग वीडियोस या फिर फूड वीडियोस देख रहा था और सोचता है कि ये खाना बहुत ज्यादा टेस्टी होगा। तभी हैम का उसके पास मैसेज आता है, क्या तुम घर सेफली पहुंच गए थे? और जिन थोड़ा सा इरिटेट होता है, लेकिन वो जल्दी से जवाब देता है कि हाँ मैं पहुंच चुका हूँ। उसके बाद हैम उससे पूछती है कि तुमने उस टाइम पर क्या कहा था, लेकिन जिन उसके मैसेज को इग्नोर करता और कहता है कि मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, और वो सीधा उस वीडियो पे क्लिक करता है। और तभी हैम का दोबारा से मैसेज आता है कि अभी तो सिर्फ 10 बजे, तुम अभी से सोने क्यों जा रहे हो? और फिर वो अगले 1 घंटे तक बस वीडियोस देखता है। अगली सुबह होती है, जिन और उसकी सारी फैमिली एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ पर जिन को खाना हमेशा की तरह बहुत ज्यादा पसंद आता है और डबल थम्स अप से अपनी मदर को अप्रिशिएट करता है। अब जिन के फादर काम पर चले जाते हैं, उसकी बहन स्कूल चली जाती है। जिन अपनी नोटबुक्स उठाता और एक के बाद एक सवाल सॉल्व करने लगता है। जैसे ही वो पूरे सवाल सॉल्व कर लेता है, वो नोटबुक को एक तरफ फेंकता है। उसके बाद फोन की तरफ देख कर सोचता है कि फोन अपने पास रखना एक गोल्डन रूल होना चाहिए, क्योंकि उसे फोन बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। उस टाइम पर हैम का मैसेज आता है, लेकिन जिन उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और दूसरी नोटबुक खोलता और उसके सवाल सॉल्व करने में लग जाता है। अब वो उस फोन कॉल को या उस मैसेज को इसलिए इग्नोर नहीं करता कि उसका बात करने का मन नहीं है या फिर उसे बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि वो बाद में क्लैरिफाई करता है कि दूसरों की कॉल को इग्नोर करना भी एक नॉर्मल डेली टास्क होता है। और बिल्कुल नॉर्मल बनने की कोशिश कर रहा है। उसका तो खिड़की से बाहर देखता है, उसे वहां पर बहुत छोटी छोटी चिड़िया दिखाई देती हैं, और तब वो सोचता है कि फाइनली एक नॉर्मल दिन ऐसा है जहां पर कुछ भी अलग नहीं हो रहा है और मैं बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह जी रहा हूँ। अब उसे लगता है कि उसे नॉर्मल दिन बिताने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए वो दोबारा से सवाल सॉल्व करने में लग जाता है। उसके बाद उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है। वो जल्दी से उसे देखता है और उठा लेता है। ये वही फ्रॉड कंपनी वाले कॉल्स जो कहते हैं कि आपको लोन की ज़रूरत है, हम इतना लोन दे सकते हैं। और वहाँ पर जिन कहता है कि मुझे 10 अरब वॉन का लोन चाहिए, और ये सुनकर वो कहते कि पागल हो चुके हो, और वो कहते कि हम ये नहीं कर सकते। इसीलिए जिन फोन रख देता है, और जैसे ही वो फोन को टेबल पर रखता है, एक और अननोन नंबर से उसे कॉल आता है। उसे लगता है कि दोबारा से कंपनी का होगा, लेकिन तब भी वो उठा लेता है और सामने से इंसान बताता है कि वो चुल है, संग चुल, और वो पुलिस स्टेशन से बात कर रहा है। जिन सोचता है क्या मैं दोबारा कुछ प्राइज जीत चुका हूँ, और वो पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है क्या तुम वही इंसान हो जिसने उस चाकू मारे वाले इंसिडेंट पर सस्पेक्ट की सारी चीजें पुलिस को बताई थी? अब संग चुल उसे बताता है कि हमने उस सस्पेक्ट को पकड़ लिया और हमें तुम्हारी गवाही की जरूरत है। अब जिन वहां से जाने लगता है, लेकिन कमरे को बंद करने से पहले कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। अब न जाने वो किससे बात कर रहा था, आई थिंक वो अपनी ऑल्टर ईगो से बात कर रहा था। जिनको वो टाइम याद आता है जब शुरू में उसे किडनैप किया गया था। उसके लिए वो टाइम कितना ज्यादा बुरा और दुख से भरा हुआ था, लेकिन अब वो अपनी हैप्पी फैमिली की तरफ देखता है, जहाँ पर सब कुछ ब्राइट है, सब लोग खुश हैं और वो भी खुश है। और वो सबको अपने मन ही मन में प्रॉमिस करता है कि आज से मैं टाइम से वापस आऊंगा। अब जब वो बाहर जाते तो बाहर मौसम खराब हो चुका था, वहां पर काले बादल आ चुके थे, बिजली कड़क रही थी, और पुलिस स्टेशन के अंदर एक आदमी को लाया गया था हथकड़ियां पहनाकर। वही इस क्राइम का मेन सस्पेक्ट था। अब आपस में किसी की बात चलती है कि उसका चेहरा ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो आदमी कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं उस इंसान को क्यों मारूंगा। उसके साथ साथ ये भी कहता है कि पुलिस मुझे परेशान कर रही है, मैं तुम पर केस कर दूंगा। अब वो स्पीकर्स को ऑन कर देते और इंटेरोगेशन रूम में जो कुछ भी बातें चल रही थी वो सब जिन और बाकी सारे लोग सुन सकते थे। जिन बहुत सारी चीजों पर ध्यान देता है, उससे बहुत सारे सवाल पूछता है। बाकी सब हैरान हो गए थे कि वो बाहर से सवाल पूछ रहा है, लेकिन तब भी उसे मना नहीं करते। वो बार बार बहुत सारे सवाल पूछता, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखता है। कभी वो अपने गले को साफ कर रहा था, उसके बाद कभी अपने पैरों को क्रॉस कर रहा था। उसके चेहरे पर पसीने आ रहा है, जो कि साफ दिखाता है कि वो झूठ बोल रहा था। और जब बात होती है क्या उस इंसान को नुकसान तुमने पहुंचाया, तो वो कहता है कि वो एक अनजान इंसान था, मैं उसे जानता भी नहीं था, मैं उसे नुकसान कैसे पहुंचाऊंगा। अब वो इंसान थोड़ा नर्वस हो जाता है, वो अनजाने में अपना चेहरा ढक लेता है, सांस गटकने लगता है, रुक जाता है, धीरे धीरे बोलता है,
और अब वो धीरे धीरे नर्वस हो रहा था। अब तहान जिन से पूछता है कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम्हें क्या लगता है ये क्या कर रहा है, और वो कहता है कि ये पक्का झूठ बोल रहा है। अब जिन उससे कहता है क्या तुमने कुछ आई विटनेस के बारे में उसे बताया था, और वो कहता है कि नहीं। तो जिन उसे कहता है कि उसे आई विटनेस के बारे में कहो, कि एक ऐसा इंसान है जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, तो बेहतर यही होगा कि तुम जुर्म कबूल कर लो। अब वो तहान अंदर जाकर वही करता है और सेम वही होता जो जिन ने सोचा था। अब जिन का काम खत्म हो चुका था, वो अपने घर वापस जा रहा था, जहाँ पर वो उसे बाहर छोड़ने के लिए आता और कहता है क्या मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ कर आऊं, लेकिन जिन कहता है कि नहीं मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं अपने आप चला जाऊंगा। उसके बाद वो दोबारा से इंटेरोगेशन रूम में जाता है, जहाँ पर उसे कहता है कि हमारे पास एक चश्मदीद गवाह है जिसने तुम्हें देखा था। वो उसका दिमाग खराब हो जाता है और कहता है कि ये सब कभी नहीं होना चाहिए था, मेरा मारने का कोई इरादा नहीं था, वो बस अचानक से हो गया था। जैसा कि जिन ने पहले कहा था, ये पहली बार का काम था, उसे मजा आ रहा था, लेकिन उसके साथ साथ वो हड़बड़ा रहा था और गलतियां कर रहा था। और इस टाइम तक जब जिन बाहर जाता है तो बारिश भी रुक चुकी थी। अब जिन पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर उनकी कैंटीन की तरफ देखता है कि पुलिस स्टेशन में खाना कितना बेहतर होता होगा, उसके मुंह से लार टपकने लग जाती है और वो कहता है कि एक दिन मैं यहाँ का खाना जरूर टेस्ट करूंगा। उसके बाद वो घर की तरफ निकल जाता है और अभी तक रात नहीं हुई है। और घर जाते वक्त तो अपना फोन निकालता है और हैम की चैट ओपन करता है। उसने कई मैसेज किए थे, उसका रिप्लाई करता है कि दोषी पकड़ा गया है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हैम चिंता में आ जाते और कहते हैं कि तुम कहाँ पर हो, तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। और वो हैम को कहता है कि बहुत ही सेफली अपने घर पहुंच जाना और टाइम से पहुंच जाना। उसके बाद जिन उसे बताता है कि मैं एक चैलेंज लेने जा रहा हूँ, और वो हैरान हो जाती, चैलेंज लेकिन किस टाइप का चैलेंज। लेकिन जिन ज्यादा कुछ नहीं बताता और उसके बाद जिन एक रेस्टोरेंट में एंटर करता है और वहां पर एक फूड चैलेंज था कि बहुत बड़ा बाउल आएगा खाने का, जो कि तुम्हें एक स्पेसिफिक टाइम में खत्म करना होगा, वरना तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे, और अगर तुम खा लेते हो तो तुम्हें कोई पैसे नहीं देने होंगे। अब वहां पर हैम भी आ चुकी है और वेटर उन्हें बताता है कि तुम्हारे पास बस 20 मिनट का टाइम है ये खत्म करने के लिए। अब यहाँ पर जिनको पता था कि सबसे ज्यादा काम लेप्टिन का होता है, जब तुम खाना खाते हो तो फैट सेल्स में स्टोर होता है, जो कि एक हार्मोन रिलीज करते हैं, इसे लेप्टिन कहते हैं, जो ब्रेन को ये बताता है कि पेट भर चुका है। जब तक वो इफेक्ट ले उससे पहले पहले जिनको ये पूरा पूरा बाउल खत्म करना होगा। और जैसे ही वो स्टॉप वॉच को ऑन करता है, जिन बहुत सारे नूडल्स लेता है और इसे स्पिनिंग योयो की तरह खा जाता है। वो एक बड़ा मीट का टुकड़ा उठाता है और उसके बाद उसे पूरा खा जाता है, जो देखकर हैम और वो दुकान वाला दोनों ही इम्प्रेस थे और शॉक थे। फिर उसने बाकी के बचे हुए नूडल्स भी खा लिए और उसके बाद फाइनली जो उसमें सूप बचा हुआ था वो उसे ऊपर फेंकता है और एक ही बार में सारा सूप पी जाता है। अब सब लोग ये देखकर हैरान थे कि वो किस तरीके से और कितनी जल्दी खा रहा था। अब जिन ने वो बाउल में से सारा खाना खत्म किया, उस बाउल को टेबल पर रखा और उसके बाद स्टॉप वॉच भी खुद ही बंद कर दी, क्योंकि वो दुकानदार तो बस शौक में था कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब वो वेटर उसे बताता है कि तुमने चैलेंज पूरा कर लिया है, और उसके बाद हैम हैरान होकर उससे पूछती है तुम क्या यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे हो, डोडो टेल्स की तरह। लेकिन वो कहता है कि नहीं, वो बहुत ही अलग काम है, मैं बहुत ही नॉर्मल एक ऑफिस वर्कर बनकर रहना चाहता हूँ। और फिर हैम उससे पूछती है क्या इतना सारा खाना एक बार में खाना ये नॉर्मल है। इससे आगे हमें कॉन्वर्सेशन नहीं दिखाई जाती और वो दोनों उस रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं, जहाँ पर जिनका पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ था, लेकिन तब भी वो कुछ मीठा खाने की कहता है। और हैम उससे पूछती क्या सच में अब भी तुम्हारे पेट में कुछ मीठा खाने की जगह बची है। और जिन कहता है कि अगर किसी लड़की के साथ बाहर जाओ तो मीठा खाना जरूरी होता ही है। अब हैम उसे कहते कि तुम बहुत ज्यादा अजीब हो, लेकिन एक इंटरेस्टिंग वे में अजीब हो। और जिन उससे पूछता है क्या ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। उसके बाद वो एक कॉफी शॉप के बाहर पहुंच जाते हैं। जब वो ड्रिंक्स पी रहे थे तो जिन थोड़ा सा एनिमेटेड तरीके से बोलने लगता है, जैसे कि यूट्यूबर्स बोलते हैं। रोज से कहते कि तुम्हें सच में यूट्यूब देखना बंद करना होगा, तुम्हारी आवाज भी वैसी होती जा रही है। लेकिन जिन ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो ड्रिंक्स खत्म करते बाहर जाकर वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। उसकी कार वहां पर आ चुकी थी, उसमें बैठती है, लेकिन जिन वहीं पर खड़ा रहता है। और जब वो कार वहां से चलती है तो जिन की तरफ देखती है कि ये भी एक अजीब ही पीस है। वो थोड़ी हंसती है, मुस्कुराती है। उसके बाद हमें जिन दिखाया जाता है, जो कि अपने घर पर आ चुका था, अपने रूम में था, और वो अब भी यूट्यूब वीडियोस ही देख रहा था। तभी एक और अनजान नंबर से कॉल आता है और वो सोचता है कि क्या हुआ, मैंने फिर से कुछ जीत लिया है। वो फोन उठाता है, उसके बाद सामने से कोई इंसान पूछता है कि ये जिन का फोन है, और वो कहता है कि हाँ मैं जिन बात कर रहा हूँ। और सामने से आवाज आती है कि बहुत बहुत शुक्रिया।
और ये और कोई नहीं बल्कि डिटेक्टिव तहान था। तहान उससे पूछता है क्या इस टाइम पर बात करना सही होगा। जिन कहता है कि हाँ। उसके बाद उसने हाई स्कूल मकपेंग गर्ल के बारे में बताया, जिसके बारे में खुद जिन ने इन्फॉर्मेशन दी थी। तहान उसे बताता है कि तुमने जो कुछ भी सोचा था वो सब कुछ सही था। वो घर से भागी हुई थी, उसके घर वालों ने उसे ज्यादा ढूंढा भी नहीं था। उसके साथ साथ उसे परेशान करने वाला कोई एक इंसान नहीं था बल्कि पूरा एक ग्रुप था, जिसे वो एक फोस्टर फैमिली में मिली थी। और तो और वो हर टाइम पर यूट्यूब पर दिखाई देती थी तो कोई उस पर शक भी नहीं करता था। और शायद इसी वजह से ये पूरी फैमिली ये सब कुछ कर पा रही थी। उसके बाद तहान उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है कि तुमने आज किसी की जान बचाई है, किसी की जिंदगी बचाई है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है। उसका वो डिटेक्टिव उसे थैंक यू कहना चाहता है, इसीलिए कहता है कि मैं तुम्हें बाहर खाने पर लेकर जाऊंगा। और अब जिन सोचता है कि फाइनली, लेकिन जिन उसे कहता है क्या हम नॉर्मल खाने की बजाय मीट खा सकते हैं। और वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम क्या खाना चाहोगे, मुझे ये बताओ तुम कब फ्री होगे। और जिन उसे एक स्पेसिफिक डिश का नाम बताता है कि मैं नंबर 9 डिश खाना चाहता हूँ। ये एक स्पेशल टाइप का मीट होता है जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। अब तहान ने पहले इस डिश के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन तब भी जिन ने एक बहुत ही बढ़िया काम किया था, इसीलिए उसकी बात मान जाता है। अब तहान उससे पूछता है कि ये तो फाइनल हो गया कि हमें खाना क्या है, लेकिन कब खाना है, तुम कब फ्री होगे। जिन अपने कैलेंडर की तरफ देखता है और कहता है कि मैं शनिवार को फ्री हूँ, हम शनिवार को मिल सकते हैं। अब अगले दिन जिन वहां पर जाता है खाना खाने के लिए। फाइनली वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि वो नंबर 9 मीट खाएगा। उसके चेहरे पर वो एक्साइटमेंट दिखाई दे रही थी। तभी वहां पर दो स्टूडेंट उसके पास आते और कहते हैं कि तुम्हारा माथा बहुत ज्यादा चमक रहा है, तुम्हारी किस्मत बहुत बढ़िया है। लेकिन जिन उससे पूछता है क्या तुम दोनों स्टूडेंट्स हो, क्या तुम ये देख सकते हो, क्या तुम्हारे पास कोई अलग आंख है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम स्टडी करते हैं। उसके बाद जिन उससे सवाल पूछता है कि तुम क्या स्टडी करते हो, क्योंकि वो सोचता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और तुम्हें सब कुछ सीखना चाहिए। वो सीखना चाहता है कि वो कैसे दूसरे लोगों का भविष्य और उनकी किस्मत देख सकते हैं। वो उनसे बार बार सवाल पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई एक अलग ऑर्गन है, क्या मैं वो देख सकता हूँ। लेकिन वो लड़की उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करती है कि नहीं, तुमने वो कहावत सुनी है कि पहाड़ पहाड़ होता है और पानी पानी होता है। लेकिन जिन कहता है कि हाँ ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है, पहाड़ एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ऊंचाई पर होती है और पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O होता है, तो ये दोनों तो अलग ही होते हैं। क्या मैंने कुछ गलत किया। हाँ, अब वो दोनों बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और डर भी जाते हैं कि ये उनके जाल में नहीं फंस रहा है। लेकिन अब वो लड़का टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है कि तुम्हें हमेशा ये सुनने को मिलता होगा कि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, लेकिन तुम्हारे जो पूर्वज हैं वो तुम्हारे कंधे पर बैठे हैं, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखते हैं। अब जिन वहां पर आपस में देखने लगते हैं कि हो क्या रहा है, कहाँ पर है वो मेरे जैसे दिखते हैं, मेरे कंधे पर बैठे हैं, कहाँ पर है वो। अब जिन हैरान होता है उनसे पूछता है कि क्या तुम भूत को देख सकते हो। लेकिन वो लड़की कहती है कि हम उन्हें भूत नहीं बल्कि पूर्वज कहते हैं। फिर जिन उन्हें एक आई का डायग्राम दिखाता और उनसे पूछता है कि मेरी आंख ऐसी दिखती है, नॉर्मल इंसानों की भी ऐसी दिखती है और हम इन भूतों को नहीं देख पाते, तुम्हारे पास ऐसा खास क्या है जिससे तुम इन भूतों को देख पाते हो। उसके बाद जिन बहुत सारी बातें करने लगता है, जैसे कि एनर्जी वेव लेंथ, एवोल्यूशन, बायोलॉजी, कि तुम्हारे पास ऐसा क्या अलग हो सकता है जो बाकी इंसानों के पास नहीं है। और वो लड़की अपने दोस्त को कहती है कि अगर हम इसे अपने साथ लेकर जाएंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वो सामने आकर अपना नाम बताता है कि मैं ये हूँ, मैं यूट्यूब पर ये प्रैंक वीडियोस डालता हूँ, मैं यहाँ पर ये देखने के लिए आया था कि कैसे लोग इनके जाल में फंस जाते, लेकिन मैंने आज तक कभी भी किसी इंसान को इस तरीके से बात करते हुए उन्हें घबरा कर भागने पर मजबूर करते हुए नहीं देखा था। उसके बाद वो जिन से पूछता है क्या मैं ये वीडियो यूट्यूब पर डाल सकता हूँ। लेकिन जिन मना कर देता और कहता है कि ये सारी चीजें नॉर्मल नहीं है, इसीलिए तुम उसे नहीं डाल सकते। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारा चेहरा ब्लर कर दूंगा। लेकिन जिन तब भी कहते हैं कि नहीं, तुम इस वीडियो को डिलीट कर दो। लेकिन जिन वहां से जाने लगता है और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारी वॉइस को भी चेंज कर दूंगा, कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, ना ही तुम्हारी आवाज आएगी, ना ही तुम्हारी शक्ल आएगी। लेकिन जिन तब भी वहां से जाने लगता है और तब फाइनली उसे कहता है कि रुको रुको रुको। वो कहता है कि मैं तुम्हें $500,000 दूंगा। लेकिन जिन तब भी वहां से जाने लगता है। फिर वो कहता है कि मैं $1 मिलियन दूंगा। और तभी अचानक से जिन पीछे मुड़ता है और कहता है कि ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, जल्दी से पैसे डालो, उसके बाद तुम वीडियो अपलोड कर सकते हो। वो अकाउंट नंबर टाइप करने लगता है और सोचता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे मान गए। और तभी जिन के पास एक मैसेज आता है कि उसके फोन में, उसके अकाउंट में $1 मिलियन आ गए हैं। अब वो अंदर रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर उसे डिटेक्टिव तहान मिलते हैं। वो कहते हैं कि तुमने क्या कहा था, कौन सी डिश खानी है। और वो कहता है कि नंबर 9, और वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। तो जिन कहते कि और कुछ भी चलेगा, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, तो आज की ट्रीट मेरी है, चाहे वो कितना भी महंगा हो।
और वो सच में बहुत ज्यादा महंगा था। उसकी एक पर्सन की कीमत थी 70,000। और इस टाइम पर डिटेक्टिव तहान 3 बार उस चीज का ऑर्डर देता और कहता है कि मैं तुम्हें एक केस के बारे में बताता हूँ जिसमें तुमने हमारी हेल्प की थी। वहां पर अफरा तफरी मची हुई थी, लोग स्क्रीन फाड़ कर वहां से भागने वाले थे। जब हम वहां पर पहुंचे थे, हम बस कुछ ही टाइम पहले वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद वेट्रेस वहां पर आती है और उनका खाना सर्व करती है, और जिन उसे कहता है कि चलो ठीक है, बढ़िया हुआ कि तुम वहां पर टाइम पर पहुंच गए। और फिर वहां पर डिटेक्टिव तहान कहते हैं, अरे मैं बातों में इतना खो गया था, मैं पूछना ही भूल गया, तुम कैसे हो। जिन कहते हैं कि मैं एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और तब डिटेक्टिव तहान को लगता है कि वो इतने सारे ट्रॉमा के बाद जिन बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है एक नॉर्मल जिंदगी जीने की, उसे जो भी अब नॉर्मल लगता है, अलग लगता है, वो वैसा कभी नहीं करता। तभी वहां पर वेट्रेस आती है मीट लेकर, और वो बहुत ज्यादा लजीज था। वो दोनों उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ऐसी चीज भी दुनिया में कुछ होती है। जिनके मुंह से पानी आ रहा तो वो एक टुकड़ा उठाता है, खाता है, और उसके चेहरे पर बहुत ही अजीब एक्सप्रेशन थे। डिटेक्टिव तहान उसे देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी जीभ कट गई है, स्वाद बेकार है, क्या हुआ। वो खुद खाता और वो खुद भी उतना ही शौक था, उसके चेहरे पर भी सेम एक्सप्रेशन था। अब जिन अभी भी वहीं पर खोया हुआ था, और तभी डिटेक्टिव तहान उसे कहते हैं कि जल्दी से होश में आओ या फिर मैं सारा खा जाऊं। और वो कहते हैं कि एक और पीस देना। वहां पर उस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, और डिटेक्टिव तहान कहता है कि अगर कम पड़ जाए या फिर दोबारा खाने का मन करे तो हम फिर कुछ दिन बाद इसे दोबारा से ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद हमें जिन की नॉर्मल लाइफ दिखाई जाती है, जहाँ पर वो कभी स्टडी कर रहा था, कभी अपने कंप्यूटर के सामने बैठा था, कभी अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा था। अब भूमि भी उसकी हेल्प करती है पढ़ाई करने में, उसे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती है। कभी कभी वो हैम के साथ भी घूमने जाता था, खाना खाने जाता था, और अब फाइनली वो लाइब्रेरी में उसके साथ जाता था। और अब उसके एग्जाम आ चुके हैं। उन नॉर्मल एग्जाम्स के बाद भी उसकी जिंदगी चलती रहती है। वो और ज्यादा क्लासेस अटेंड करता है, और देखते ही देखते सर्दी आ जाती है। अब उसके इस साल के फाइनल एग्जाम्स थे। अब जैसे ही सबको क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे थे, सारे स्टूडेंट्स उन्हें देख रहे थे, लेकिन जिन जैसे ही उस पेपर को देखता है, उसे जल्दी जल्दी सॉल्व करने लग जाता है। अब एग्जाम खत्म होता है, सारे स्टूडेंट्स बाहर आते हैं, जिन भी बाहर आता है, लेकिन उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने एक ऐसी गलती कर दी थी जिसे अब रिवर्स नहीं किया जा सकता। और उसके बाद वो देखता ही कैसे स्कूल के बाहर बाकी सारे स्टूडेंट्स के माँ बाप आए थे, और वो उनकी तारीफ कर रहे थे कि तुम कितना अच्छा काम करते हो, तुम पढ़ाई में कितने आगे हो, उसके साथ साथ तुम अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। और फिर वो अपने पेरेंट्स को इमेजिन करता है, जो कहते रहे कि बस तुम खुश रहो, चाहे तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर जिन डिसाइड करते हैं कि एक नॉर्मल जिंदगी जीना ही मेरा मेन गोल है, उसके अलावा क्या होता है ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो सोचता है कि मैं घर जाकर क्या कहूंगा। वो धीरे धीरे अपने घर पहुंचता है। वहां पर जाकर भूमि उसे वेलकम करती है, उससे पूछती है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया, लेकिन जिन कोई जवाब नहीं देता। और उसका चेहरा देखकर भूमि को लगता है कि उसका एग्जाम बहुत ज्यादा खराब गया है। और भूमि सोचती है कि मैंने इसे तैयारी करते हुए देखा था, और ऐसा तो नहीं लगता कि इसने एग्जाम में कुछ गलत किया होगा। लेकिन फिर वो सोचती कि शायद ऐसा हो सकता है कि एग्जाम के टाइम पर घबरा गया हो। और जब भूमि उससे दोबारा पूछती है तो वो कहता है कि मैंने अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ लिया था। भूमि उसे कंसोल करने लगती है कि तुम्हें और भी मौके मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि तुम एक बार अगर क्लास में कम मार्क्स लेकर आओ तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन जिन बिना कुछ कहे बस वहां पर जाता है और कहता है कि मैं नहाने जा रहा हूँ। अब जो अपने रूम में जाता है, अपनी जैकेट वगैरह उतारता है, नहाने के बाद बाहर आता है, तब वहां पर उसे हैम का मैसेज भी आया था कि तुम्हारा टेस्ट कैसा गया। लेकिन वो बिना किसी जवाब दिए फोन को साइड में रख देता है। और अब फाइनली रिवील होता है कि वो इतना परेशान क्यों था, क्योंकि जिन सोच रहा था कि उसने जरूरत से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था, और वो शायद बहुत ही बढ़िया मार्क्स लेकर आएगा, जबकि ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल बच्चों के मार्क्स 70-80% तक ही रहते हैं, जबकि इसने 99 या फिर 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया है। और हो सकता है कि वो सारे के सारे ठीक हों। अब जब जिन अपने रूम से बाहर आता है तो भूमि दोबारा उससे पूछती है, क्या वो तुम ठीक तो हो, लेकिन वो बिना किसी जवाब के आगे चला जाता है। और तब फाइनली भूमि अपने पेरेंट्स को कॉल मिलाती है और कहती है कि जिन बहुत ज्यादा परेशान लग रहा है, शायद उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया है। और उसके फादर पूछते, क्या जिन वहां पर आ चुका है, क्या तुमने उससे क्या पूछा था, उसने क्या जवाब दिया था, वो सारी डिटेल्स बताती है। और वो कहते हैं कि उसे समझाओ कि हम तब भी उसे कुछ नहीं कहेंगे, हम तब भी खुश हैं। अगर वो फेल हो जाता, उसके कम मार्क्स आते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और उसकी मॉम भी इसी चीज में अग्री करती हैं। अब भूमि ये सब सुनने के बाद उसे बताती है कि मम्मी पापा को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि मेरे कम मार्क्स आएंगे, बल्कि मुझे इस बात से दिक्कत है कि मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, जो कि नॉर्मल नहीं है। मुझे कुछ सवाल खुद गलत कर देने चाहिए थे, लेकिन जैसे ही पेपर मेरे सामने आया, मैंने ऑटोमेटिकली सारी चीजें सॉल्व करना शुरू कर दी थी। और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि अब मैं इसे चेंज नहीं कर सकता। और
ये सुनकर उसकी बहन की आत्मा उसके शरीर से निकलने वाली थी कि ये किस तरह का इंसान है जो ज्यादा मार्क्स लाने पर परेशान है, लेकिन वो किसी तरीके से अपनी आत्मा को रोकती है और दोबारा से कंफर्म करती है, क्या तुमने अभी यही कहा कि तुमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था, तुम इसलिए परेशान हो? और वो सर हिलाकर हाँ कहता है। अब भूमि उसे कहती कि ये किस तरह का इंसान है, और हाँ भाई एक काम करना, तुम किसी को भी ये बात शेयर मत करना, हो सकता है शायद तुम्हारे कुछ सवाल गलत हुए हों। क्या तुमने कहीं पर लिखा है कि तुमने किस सवाल का क्या जवाब दिया था? लेकिन जिन कहता है कि नहीं, मैंने कहीं नहीं लिखा था, बल्कि मुझे याद है कि किस सवाल का जवाब क्या था। और वो फिर से हैरान होती किस तरह के इंसान को ये याद रहता है कि वहां पर कितने क्वेश्चंस थे, वो कहाँ पर थे, उनके जवाब क्या थे, ये सब कुछ कौन याद रखता है। और जिन कहता है कि मैं याद रखता हूँ। अब भूमि वेबसाइट को ओपन करती है जहां पर ये पूरा एग्जाम अपलोड हो चुका था, क्योंकि पहले रिटन एग्जाम खत्म हो चुका है। उसके बाद हर एक सवाल जिन से पूछती है और जिन सही ऑप्शन के साथ सही जवाब भी बता देता है, और सब कुछ चेक करने के बाद वो कंफर्म करती है कि उसने सारे सवालों का जवाब सही दिया है। अब जब भूमि सवाल चेक कर रही थी, पीछे जिन अपना सर पकड़कर बैठा था और उसे कहता है कि बताओ क्या हुआ, एक सवाल तो गलत हुआ होगा। लेकिन भूमि कहती कि इस सब्जेक्ट में तो नहीं हुआ, शायद किसी और सब्जेक्ट में हुआ हो। वो और सब्जेक्ट चेक करने लगती है जहां पर भी उसे कोई गलती नहीं मिलती।